हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या LIC एडवाइज़र में। दोस्तों, हम आज आपको LIC के एक ऐसे मुख्य टॉपिक के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में LIC ने 30 सितंबर को जो प्लान में चेंज किया हुआ है, जो नियम कानून में बदलाव लेके आए हैं, उससे कहीं न कहीं पूरे भारत में बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ LIC के अभिकर्ता ही परेशान हैं। इसमें LIC के अभिकर्ता, LIC के कर्मचारी और साथ ही साथ जो पॉलिसी होल्डर है, उन तक भी यह बात पहुंच चुका है। तो अर्थात कहने का मतलब ऑल ओवर इंडिया में लगभग 50% लोग LIC के इस नए नियम कानून को सुनने के बाद उन लोग के दिमाग में एक हलचल समझ गया है। और आए दिन आप देखते रहे होंगे कि सोशल मीडिया में भी आप इसके बारे में आपको सुनने को मिलता होगा। तो दोस्तों, आज का जो विषय है इसी मुख्य बिंदु पर है, इसी मुख्य टॉपिक पर है। तो आज आपको बताएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, यदि आज आपके पास अगर समय नहीं होगा तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप ज़रूर कुछ समय निकाल के ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। इससे होगा या कि आपको इस वीडियो के माध्यम से LIC में हलचल मचा हुआ है उसके बारे में आपको नॉलेजमेंट होगा। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आने का मेरा मुख्य कारण यह है कि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है और LIC अब ऐसे बदल क्यों रही है और अपना इस प्रकार का तेवर क्यों दिखा रही है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और आज आपको बतलाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी हैं, कुछ प्राइवेट भी है और कुछ हमारे देश से भी हैं और कुछ बाहर से भी हैं। तो प्राय सभी का यहाँ पे आपको नाम गिनकर बता पाना संभव नहीं है। आप लोग गूगल में जाके सर्च करके वहाँ से आप सारे इंश्योरेंस कंपनी के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे भारत के अंदर इंश्योरेंस कंपनी चल रहे हैं उसको सब IRDA जो है कंट्रोल करता है। IRDA के दिशा निर्देश के हिसाब से चलना पड़ता है। उसमें हमारा एक LIC भी है जो IRDA ने जैसा गाइडलाइन दिया है या दिशा निर्देश दिया है उसी अनुरूप LIC को भी यहाँ पर चलना पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि LIC अचानक ये 30 सितंबर को बदलाव क्यों लेके आया है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का तथ्य क्या है? तो दोस्तों, यदि अगर आप लोगों को इसके बारे में अगर नॉलेजमेंट नहीं होगा तो जितना मुझे नॉलेजमेंट है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो LIC ने 30 सितंबर को जो अचानक से जो बदलाव लेके आया है अपने प्लान में, नियम में, राइडर में, बहुत सारी चीज़ में बदलाव ले आया है। और साथ ही साथ एजेंट का जो कमीशन जो है 5% गिरा हुआ है उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता चला है कि अगर मैं उस हिसाब से आपको बताना चाहूँ तो LIC अभी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। मैं उसको कमज़ोर स्थिति में है ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि LIC हमारे देश की सबसे बड़ी व अग्रणी बीमा कंपनी है। तो एक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के साथ अर्थात गवर्नमेंट गारंटी के कारण यह एक बहुत ही मजबूत कंपनी उभर कर आई है। तो ऐसा नहीं है कि LIC कमज़ोर है या LIC के पास पैसा नहीं है या धन नहीं है, इसी वजह से LIC एजेंट का जो कमीशन है उसको कम कर दिया गया है। इस टाइप का ऐसा कुछ भी बात नहीं है दोस्तों। इसके पीछे का तथ्य अलग है, इसके पीछे का कारण अलग है। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे शुरू से अंतिम तक तो यह जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आप कुछ आपके दिमाग में ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये था कि LIC अचानक से 30 सितंबर को ही सारे चीज़ बदलाव क्यों किया है, अचानक से बदलाव क्यों कर दिया, और बदलाव करने से पहले किसी भी एजेंट एसोसिएशन या अभिकर्ता के किसी भी समूह को संपर्क नहीं किया गया, उसको कोई किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दिया गया। आज LIC जो है, बोलने को तो LIC एजेंट को अपने रीढ़ की हड्डी समझता है, लेकिन जब कहीं कोई फैसला लेना हो, कहीं कोई बड़ा बदलाव करना होता है तो वहाँ पे LIC एजेंट को उन लोग भूल जाते हैं। सारा निर्णय, सारा बदलाव अपने कमेटी के अंदर रख के ये सब कर लेते हैं, लेकिन इसका बड़ा खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? एजेंट को। क्योंकि दोस्तों, आप लोग अगर LIC से संबंधित होंगे या LIC से जुड़े होंगे या LIC को जानते होंगे तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई एक कस्टमर LIC में निवेश करता है तो वह LIC को देखकर निवेश नहीं करता है, वह अपने नज़दीकी जो भी एजेंट होता है, जो भी अभिकर्ता या एडवाइज़र होता है, उसके साथ उसका पहला
इंक्रीमेंट होता है, उनसे पहला बातचीत होता है, उनका पहला आमना सामना होता है, और जिस हिसाब से वह एडवाइज़र एलआईसी के बारे में उसको बताता है कस्टमर को, उसी के अनुरूप उसके ऊपर वह 100% भरोसा करके वह अपना पैसा वहाँ पे एलआईसी में निवेश करता है। तो दोस्तों यहाँ पे एलआईसी बड़ा हुआ कि एडवाइज़र बड़ा हुआ, यह आपको तय करना है, और आप मुझे कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी भले ही एक बहुत ही बड़ी अग्रणी बीमा कंपनी है, ये इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार एलआईसी अपने कर्मचारियों को संरक्षण देती है, उनका बातें सुनती हैं, उनके सारे चीज़ को देखते हैं, उनको सभी प्रकार के सुविधाएं देता है, तो उसी अनुरूप एक कोना ना अभिकर्ताओं के लिए भी होना चाहिए, एक कोना एजेंट के लिए भी रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एजेंट जो है एलआईसी की मुख्य भूमिका है, अगर एजेंट नहीं है तो एलआईसी का क्या औचित्य है, जैसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर एलआईसी का एजेंट काम नहीं करेगा तो फिर एलआईसी में बिजनेस कैसे जाएगा, और आप बिजनेस देने वाले ही व्यक्ति को अगर नाराज कर देंगे तो फिर आपके ऑल ओवर बिजनेस का क्या होगा। तो दोस्तों मैं जो चीज़ आपको बोल रहा हूँ आप भली भांति समझ रहे होंगे। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो मुख्य भूमिका में है, जो मुख्य जड़ है, आप उसे ही नाराज कर देंगे तो आगे का क्या होने वाला है ये आप खुद तय कर सकते हैं। दोस्तों एलआईसी एक बहुत बड़ी भारतीय बीमा कंपनी है जिसका कोई तोड़ नहीं है हमारे भारत में। आज के समय में किसी और कंपनी के पास ऐसा हुनर नहीं है या इनके मुकाबले कोई खड़ा हुआ नहीं है। दोस्तों मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा था उसका मुख्य कारण यह है कि 30 सितंबर को अचानक बदलाव क्यों हुआ है। यह भी आपके मन में प्रश्न होगा, और नहीं होगा तो आप इस वीडियो को देखकर आपके मन में प्रश्न जरूर आ जाएगा। दोस्तों अचानक 30 सितंबर को बदलाव इसलिए हुआ है, इसके पहले एलआईसी में यह सारा चीज़ मंथन चल रहा था, और एलआईसी स्वनिर्णय यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एलआईसी को कंट्रोल कौन करता है, आईआरडीए। तो कहीं ना कहीं एलआईसी को पहले से आईआरडीए के माध्यम से कोई गाइडलाइन मिला रहा होगा, कोई दिशा निर्देश मिला रहा होगा, जिस वजह से एलआईसी ने ये 30 सितंबर को इतना सारा बदलाव किया है अपने प्लान में, एजेंडा में, नियम कानून में और एजेंटों के प्रति। तो यह सारा चीज़ बदलाव इकट्ठा एक साथ बदलाव कर देने से अचानक अफरा तफरी मच गया है एजेंटों के बीच में, और होना भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है और महीने का अगर 1 लाख रुपया सैलरी लेता है, और 1 लाख रुपये में अगर 10,000 रुपया अचानक वहाँ से कम कर दिया जाए उनके सैलरी में, तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरने वाला है ये तो वह व्यक्ति ही समझ सकता है। सेम उसी अनुरूप एलआईसी में हुआ है कि जिस व्यक्ति को यहाँ पे 25% का कमीशन मिलता था, और उस व्यक्ति को अब 20% का कमीशन दिया जा रहा है, जहाँ पे 5% का कमीशन घटा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उस एलआईसी एजेंट को कितना तकलीफ हुआ होगा और किस हद तक वह सोने के लिए मजबूर हो गया होगा। क्योंकि एक एलआईसी एजेंट ही समझ सकता है कि किसी कस्टमर के पास जाना, उसको बात करना, उसको कन्विंस करना, उसको एलआईसी के प्रति समझा पाना और अपनी भावनाओं को उसके पास व्यक्त कर पाना, ये बहुत बड़ा कठिन वर्क होता है जिसको हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता। और जहां तक मैं समझता हूं कि एलआईसी के कर्मचारी भी इस बात को कतई नहीं समझ सकते, क्योंकि एलआईसी के जो कर्मचारी है वो अलग रूटीन होता है और एजेंट का अलग रूटीन होता है। क्योंकि दोस्तों एजेंसी का काम करना बहुत ही बड़ा कठिन वर्क है, और ऑफिस में स्टाफ के रूप में वर्क करना, अपना समय देना अलग बात होता है। इसको मैं आपको फोकस कर रहा था दोस्तों कि एलआईसी एजेंट अगर नाराज हो गया, हताश हो गया, तो फिर एलआईसी के बिजनेस का क्या होगा आने वाला समय में। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि एलआईसी ने जो परिवर्तन किया है वह खुद से नहीं किया है, उसके लिए भी कहीं न कहीं ऊपर में और भी बहुत बड़ी संस्था है जिसकी वजह से कहीं न कहीं दबाव उनको रहा होगा, तब ये सारा चीज़ चेंज किया होगा। दोस्तों एलआईसी को कंट्रोल कौन करता है, आईआरडीए। और आईआरडीए में अभी जो बदलाव चल रहे हैं, जिस हिसाब से आईआरडीए गाइडलाइन दिशा निर्देश दे रहा है, उस हिसाब से तो इसमें कुछ भी बोल पाना असंभव है। दोस्तों जहां तक मुझे उड़ती उड़ती खबरें मिली हैं, ऐसा सुनने को मिला है जिसमें लगता है कि हमारे देश में जो बहुत सारे प्राइवेट कंपनी हैं, निजी बीमा कंपनी हैं, उन लोग का मानना है कि सभी बीमा कंपनी में जो एजेंट का जो कमीशन होता है वह 20% है, प्राय लगभग सभी कंपनियों में। तो एलआईसी में यह 25% क्यों दिया गया है, उन लोग का ऐसा मानना है और उन लोग का ऐसा आरोप है। तो यह आरोप जो है उन लोग आईआरडीए तक पहुंचा दिए हैं, और आईआरडीए भी बाकी सब जगह इनका जानकारी लेने के बाद, इनका मीटिंग लेने के बाद
उनको भी लगा कि यार हाँ यार, ये सब जगह प्राइवेट जो निजी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, उनका 20% कमीशन है एजेंट का और यहाँ पे 25% कमीशन है एजेंट का, तो ऐसा क्यों है? हो सकता है इसी वजह से यहाँ पे एलआईसी का बिजनेस ज़्यादा आता होगा और एलआईसी में ज़्यादा वर्क होता होगा, ऐसा उन लोग का मानना हो सकता है। ये दोस्तों ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मैं अपने स्वविवेक से बोल रहा हूँ कि आप ये कहीं न्यूज़ में लिखा है, कहीं वेब पोर्टल में आया होगा या कहीं पे कोई दिग्दर्शिका में लिखा होगा, ऐसा मत समझिएगा। ये मैं जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपने अनुभव के हिसाब से आप लोगों तक लेके आया हूँ इस चीज़ को, आप भली बात ही समझिएगा। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मैं उसी अनुरूप आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आईआरडीए ने सभी को एक लेवल में बैठाने का प्रयास किया है। आईआरडीए चाहता है कि सभी इंश्योरेंस कंपनी एक ही दिशा गाइडलाइन में काम करे, एक ही मार्गदर्शिका में काम करे और सभी का नियम कानून जो है क्षमता एक समान होना चाहिए। उस हिसाब से जो आईआरडीए ने गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी किया है, उस अनुरूप एलआईसी को अपने आप में वहाँ पे ढलना पड़ेगा। ऐसा सोच के एलआईसी ने वहाँ पे बहुत सारा नियम में बदलाव लेके आया है, जहाँ तक मुझे लगता है। दोस्तों एलआईसी जो है एक भारत की बहुत बड़ी बीमा कंपनी है, जिसके बारे में आप सभी लोग प्राय जानते होंगे। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ दोस्तों कि इस टाइप का कोई गाइडलाइन आईआरडीए की तरफ से एलआईसी को अगर मिला होगा तो एलआईसी को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और कोई अच्छा रणनीति बनाना चाहिए, जिससे उसके एजेंडों को भी कोई किसी भी प्रकार को कोई क्षति हानि ना पहुंचे और किसी भी प्रकार कोई निराशा उसको ना लगे। लेकिन एलआईसी ने यहाँ पे ऐसा ना सोच के सीधा सीधा जो गाइडलाइन आईआरडीए ने दिया है वह डायरेक्ट एलआईसी के एजेंट के ऊपर थोप दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कहीं पे आदमी प्लस में होने के बाद अगर माइनस कहीं पे कोई आदमी झेलना नहीं चाहता और किसी का भी ऐसा कोई आदत नहीं होता। कहने का मतलब जो व्यक्ति 1000 रुपया कमा रहा है उसका अगर 800 रुपया में खुश करना चाहोगे तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यह चीज़ संभव ही नहीं है, असंभव है। जिसका हर एक घरेलू खर्चा यहाँ पे बढ़ गया, आज के डेट में हर एक चीज़ महंगाई में बढ़ गया है और आज भी वही पुरानी रेट में अगर चल रहा है तो वह बहुत बड़ा बात होता है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि एलआईसी के जो कर्मचारी हैं, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों कि एलआईसी में छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े कर्मचारी अपने अपने में मस्त है, लेकिन क्या किसी ने एलआईसी एजेंट और पॉलिसी धारक का सुध लिया है? तो किसी ने नहीं लिया है। और इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों कि आज के लोग सभी स्वार्थी होते हैं, अपने अपने के बारे में ज़रूर सोचते हैं और दूसरे के बारे में उसको किसी को आज की डेट में किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों एक एलआईसी एजेंट ही ऐसा व्यक्ति है जो पॉलिसी होल्डर के बारे में सोचता है और पॉलिसी होल्डर के बाद अपने बारे में सोचता है। और यहाँ पे दोनों ही लोगों के यहाँ पे निराशाजनक हाथ उनको आया है, अर्थात निराशाजनक, उनको बहुत निराश एवं हताश होना पड़ा है इस नए बदलाव के बाद। तो अगर आप जिस बेस में अगर आप खड़े हैं, अगर उसी बेस को अगर ढहा कर देंगे या गिरा देंगे तो फिर उस जगह में आप कब तक बने रह पाएंगे? दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप सोचिए कि एलआईसी कितने दिन टिक पाएगा। अगर एजेंट अगर काम करना बंद कर दिया, वर्क करना बंद कर दिया, तो फिर एलआईसी का क्या होगा? तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एलआईसी अच्छा रहे, बना रहे, तो आप अपने अधिकार के लिए सदैव अडिग रहिए, अपने अधिकार के साथ सदैव लड़िए और अपने अधिकार के लिए कभी पीछे नहीं हटिएगा। दूसरा चीज़ दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एलआईसी ने भी जो बहुत सारे बदलाव किया है उसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव तो कर दिया है, समय सूट बढ़ा दिया है, प्रीमियम बढ़ा दिया है, सारा चीज़ कर दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका जो बोनस पॉइंट है उसमें कभी कोई वृद्धि किया है या किसी एलआईसी एजेंट के किसी कमीशन में या अलाउंस वगैरह में किसी में बढ़ोतरी किया है? नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि एलआईसी कहीं ना कहीं एक तरफा वार कर रहा है और जिस वजह से पॉलिसी होल्डर और एजेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे नाराज नज़र आ रहे हैं। दोस्तों क्योंकि सम एश्योर्ड जो है 2 लाख से नीचे का नहीं है, सब 2 लाख से ऊपर का यहाँ पे रखा गया है एलआईसी के द्वारा, लेकिन उनको मिनिमम 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड इनको देना ही चाहिए था, क्योंकि हमारे इस भारत देश में बहुत सारे ऐसे भी गरीब परिवार है, दिहाड़ी मजदूर परिवार हैं जो ज़्यादा का बीमा कवर ले नहीं पाते, ज़्यादा का प्रीमियम दे नहीं पाते। तो ऐसा स्थिति में इस चीज़ को भी जो बदलाव लेके आए हैं उसको पुनः वापस उस स्थिति में रखना चाहिए, 1 लाख का सम एश्योर्ड वहाँ पे देना ही चाहिए। दूसरा चीज़, लोगों का मांग है कि जो प्रीमियम हम पे करते हैं वहाँ से जीएसटी हटा देना चाहिए, जीएसटी नहीं देना चाहिए। उनका कहना भी कुछ हद तक सही है दोस्तों, क्योंकि आप जो भी सामान लेते हैं आजकल खुले बाजार में बहुत सारे लोग
बिना जीएसटी का भी व्यवसाय कर रहे हैं उनका भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो 100% वर्ग कार्य कर रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है। जो कोई व्यक्ति अपना पैसा निवेश कर रहा है उसमें भी टैक्स ले रहा है, तो फिर आदमी निवेश ही क्यों करे, उससे अच्छा कोई बिजनेस कर ले, ऐसा भी लोगों का मानसिकता यहाँ पे आता है। तो दूसरा चीज़ दोस्तों, यहाँ पे अगर एलआईसी को आगे बढ़ाना है, एलआईसी को अपनी स्थिति को मजबूत बरकरार रखना है, तो यहाँ पे अपने जो नियम बदलाव किए हैं उसमें भी उसको कहीं ना कहीं सुधार जल्द ही जल्द करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर एलआईसी में अगर सुधार नहीं होगा, पुराने इस पद्धति में चलता रहेगा, जो अभी सुधार लेके आया उसी स्थिति में अगर अडिग रहेगा, तो ऐसे में फिर आगे बहुत मुश्किल होने वाला है। आज की डेट में दोस्तों लोग जो है अपना पैसा निवेश क्यों करते हैं कि उसमें उसको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट मिले, यही सोचकर आदमी पैसा कहीं निवेश करते हैं। और उस जगह पे अगर आप उसको बेनिफिट के बजाय उनको अगर उनका बेनिफिट नहीं देते हैं, उनको बेनिफिट नज़र नहीं आता है, तो फिर वह एलआईसी में क्यों टिके रहेंगे। यह एक कॉमन सी बात है। अगर आप भी, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, आप भी कहीं अगर पैसा निवेश करेंगे तो आप भी वहाँ पर पहले जांचेंगे परखेंगे कि आपको वहाँ पे कितना पैसा मिल रहा है, आप कितना जमा कर रहे हैं, कि उसके वजह कितना पैसा मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, उसको समझने के बाद ही वहाँ पे आप निवेश करेंगे। तो एलआईसी को भी यहाँ पे इसको समझना चाहिए कि अब बोनस दर बढ़ाना चाहिए, और पहले से ब्याज वगैरह बढ़ गया है, प्रीमियम बढ़ गया है, समय सूद बढ़ गया है, तो जो बोनस दर है उसको भी पहले से इंक्रीज करना चाहिए। साथ साथ एजेंटों का भी ख्याल रखना चाहिए, एजेंट के कमीशन का भी ख्याल रखना चाहिए, ऑफिस अलाउंस का भी ख्याल रखना चाहिए, और जो बहुत प्रमुख जो 7 मांगे हैं उसको पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगर यह सारा चीज़ अगर मेंटेनेंस करके चलेगा एलआईसी, तो एलआईसी को नंबर 1 होने से कोई भी कंपनी नहीं रोक सकता मेरे दोस्तों। हमें एलआईसी के ऊपर आज भी भरोसा है, और पहले भी भरोसा है, और कल भी भरोसा था। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को जो टॉपिक मैं बोल रहा था या बता रहा जिस टॉपिक के बारे में, वह अचानक जो परिवर्तन आए हैं एलआईसी में, उससे संबंधित जो चर्चा था उसी में आपको मैं बता रहा था। और जहाँ तक मैं जो चीज़ आपको बताया हूँ आप भले भांति समझे होंगे। और अचानक परिवर्तन क्यों हुआ है उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सूर्या एलआईसी एडवाइज़र में, और हमारे निरंतर नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।